गुड मॉर्निंग क्लास। हम 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर चुके हैं। अब हम करेंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर आपको पहले ये समझना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच any liquid freezes। ये तो होता है जो लोकल बोलते हैं हम, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वहां पर, टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड एंड लिक्विड, उसकी लिक्विड स्टेट, सॉलिड की स्टेट और उसी की लिक्विड स्टेट जो होती है को एग्जिस्ट करती है। को एग्जिस्ट का मतलब सॉलिड भी होता है उस टाइम पे और लिक्विड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कर लेते हैं, फिर से ग्राफ बनाते हैं। वैसा ही हमने यहाँ पे टेम्परेचर और उस साइड जो लिया था हमने प्रेशर, वही लेंगे हम। तो हमने ये प्रेशर लिया है। और अब हमने क्या पढ़ा था कल या पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। ये पता है आपको। तो अभी हमने ये करा था कल कि सॉल्वेंट का बनाया था और ये सॉल्यूशन का बनाया था। थोड़ा सा गलत हो गया ये सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इतना हमने कल बनाया था जब हमने एलिवेशन पढ़ा था। और अभी मैंने क्या कहा है, टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट। तो सॉल्वेंट तो ये है, ये तो लिक्विड स्टेट है। अब अगर हम इसकी सॉलिड स्टेट बनाएंगे तो सॉलिड का वेपर प्रेशर तो कम होगा ना लिक्विड स्टेट से, क्योंकि लिक्विड में तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा क्योंकि उसके अंदर बॉन्डिंग कम है। सॉलिड के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो उनका वेपर प्रेशर एज कंपेरिजन टू किसके, सॉल्वेंट के या लिक्विड के। एक तरीके से आप कहोगे कि कोई लिक्विड लिया, वाटर ले लिया हमने, तो वाटर का वेपर प्रेशर जो होगा वो आइस वाले से तो क्या होगा, कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो ये हमने लिखा कि ये जो है ये सॉलिड का है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट, ये सॉलिड का, घबराओ नहीं, यहाँ पे मैंने एल लिख दिया। एल का मतलब वो लिक्विड स्टेट है और ये सॉलिड स्टेट है। अब ये सॉल्यूशन जो था ये लिक्विड स्टेट है, और अब हमने इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया। तो हमें क्या पता चला कि एक पॉइंट यहां पर आया है हमारे और एक पॉइंट यहां पर आया है। अब इन दोनों का पॉइंटों का मतलब क्या है ये समझो। जब लिक्विड पार्ट सॉल्वेंट का उसके सॉलिड पार्ट से मिलता है, इसका मतलब को एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे सॉलिड भी है सॉल्वेंट और लिक्विड भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास T1। ठीक है ना, T1 किसके लिए बोला था मैंने, लिख देती हूं। T1 जो है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट है। ठीक है ना यहाँ पर। और दूसरा हमने क्या किया यहाँ पर, देखो आप, ये क्या है, जब हमने ये इसको एक्सट्रापोलेट किया तो ये सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का क्या आएगा, यहाँ पे आप इसको एक्सट्रापोलेट करोगे तो ये क्या है, T2। ठीक है ना, तो T2 क्या है हमारा, किसका है, देखो सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब T2 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। देखो नाम से ही पता चल रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार डिक्रीज हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में। अब देखो कैसे डिक्रीज हुआ, सॉल्वेंट में टेम्परेचर है यहाँ, सॉल्यूशन के लिए है यहाँ, कौन ज्यादा है, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन बनने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, डिक्रीज, डिप्रेशन। अब समझ में आ गया कि जब सॉल्वेंट था तब फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जब वो सॉल्यूशन बनता है तो डिप्रेशन हो जाता है, इसका मतलब वो घट जाता है। ठीक है, तो किसी वाटर के अंदर अगर हम कुछ डाल रहे हैं तो उसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी एफ से। और ये किसके बराबर होगा, अगर हम माइनस करेंगे तो कौन ज्यादा है, T1 माइनस T2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा T1 माइनस T2। अब ये हमने ले लिया। अब इसके बाद हमने फिर से एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, जैसे पहले किया था। एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने से हमें क्या मिलता है, डेल्टा टी एफ, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलेलिटी के। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो जैसे उसमें हटा था तो क्या आया था, के बी, यहाँ पे क्या आ रहा है, के एफ। तो ये आ गया हमारा मेन रिलेशनशिप, ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आपको याद रखना है। ये हमारी इक्वेशन 1 मान ली हमने। इसके अंदर जो जो आया है उसको एक बार बता देते हैं। ये तो हमने पहले ही बता चुके, ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम नहीं बताए हैं। तो ये हम लिख लिया, वेयर m इज इक्वल टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और kf क्या होता है, kf होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका बेटा दूसरा नाम भी है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमने ये पता लगा लिया कि ये KF क्या है। अब KF की अगर मैं डेफिनेशन पूछूं पिछली तरह की, तो आप क्या करोगे, KF इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है ना, सिंपल। आप ऐसे किसी की भी डेफिनेशन बना सकते हो। इतना हमने बना लिया। और जैसे हमने पिछली बार m की वैल्यू लिखी थी, m क्या होता है, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट था, ये हमारा सॉल्वेंट था, ग्राम में ज्यादातर होता है इसलिए हमने 1000 किया था। इसको इक्वेशन 2 को पुट कर दो इसमें, पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें क्या मिला, डेल्टा टी एफ, और सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ की ये बात, ये एफ तो एज इट इज हो गया। मोलेलिटी की वैल्यू हम यहां से लिख लेंगे, मोलेलिटी क्या हो जाएगा, WB, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट जो गिवन होगा, बटे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मिलके क्या बना रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। तो बेटा आपको ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल मोलेलिटी का फॉर्मूला है। तो मेन एक्सप्रेशन ये है, इसी पे आपको फोकस करना है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो हमने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर कुछ रहा है तो वो लिख लेते हैं। जैसे कुछ क्या रहा है इसमें, WB क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। WA क्या है, गिवन मास ऑफ सोलवेंट। और MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास जितनी चीजें आई थी हमने सब लिख ली हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हो। हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बेटा कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।